हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज अड्डा 07 में। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो उसको हमने कवर कर लिया है, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है पहले ही। अगर आपको इसके पहले की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, विधि अनुवाद, ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद। अनुवाद के हमने बहुत सारी अभी कोर्स पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, लेकिन बैंकों में इसका अनुवाद का क्या सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवाद का सिद्धांत क्या होता है कि इस इकाई में हम बात करेंगे कि अनुवाद का आखिर सिद्धांत क्या है, या अनुवाद करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या प्रशासनिक अनुवाद क्या है। अनुवाद करते समय निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा या सम्यक ज्ञान। जो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, जिसमें कि आपको जिसका अनुवाद करना है और जिसमें अनुवाद करना है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, इन दोनों भाषाओं का, तभी आप क्या कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए कि आप किस विषय पे करना चाहते हैं। विषय क्या है आपका, कहानी है, पॉलिटिक्स पे है, या कोई सी भी विषय आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है। थर्ड है आपका इसमें सतत अध्ययनशीलता तथा अभ्यास। आपको इसमें बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा। कोई भी अगर किसी भी बुक का अनुवाद करते हैं तो, क्योंकि उसमें एक एक जो वर्ड होते हैं उस सभी शब्दों का, एक एक वर्ड का क्या होता है, अलग अलग मायने होते हैं, उसके अलग अलग अर्थ होता है। इसके बाद चलिए प्रशासन एवं उसकी भाषा क्या है। भारत बहुभाषी भाषी और एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेकानेक भाषाओं, उपभाषाओं एवं बोलियों को व्यवहार में लाया जाता है। अलग अलग भाषा समाज की संस्कृति में अनेक विभिन्नताएं होने के बाद भी हमें एकता के ही दर्शन होते हैं, और यह एकता है भावनात्मक एकता। इसमें देखेंगे भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए उस देश की एक भाषा भी होती है जो देश की समग्रता अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सार्वदेशिक स्वरूप रखने वाली होती है। इस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं या प्रशासन की भाषा कहते हैं। ठीक है। जिस देश में बहुत सारी भाषाएं वैसे बोली जाती हैं, लेकिन जो प्रदेश की, जो देश की जो भाषा होती है, ठीक है, इस भाषा को क्या कहते हैं, हम राजभाषा कहते हैं या प्रशासन की भाषा कहते हैं। इस प्रकार सरकारी कार्यालयों में अर्थात प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक भाषा कहते हैं। कार्यालयीय भाषा कहा जाता है, भाषा को प्रशासनिक या कार्यालयीय भाषा कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि भाषा का स्वरूप जो संपूर्ण देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, वही प्रशासन की भाषा या राजभाषा होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदी है, प्रशासनिक हिंदी को ही संदर्भ विशेष में कार्यालयीय हिंदी तथा राजभाषा हिंदी कहा जाता है। इसके बाद है आपका कि प्रशासनिक भाषा का कार्य क्षेत्र क्या होता है। राज्य के शासन या प्रचलन सुचारू प्रबंध ही प्रशासन होता है। प्रशासन का प्रमुख संबंध कार्य पद्धतियों से है। ठीक है। प्रशासन के अंतर्गत नियम, कार्य विधेयक, कार्य प्रणालियाँ, कार्य ज्ञापन आदि आते हैं। और कौन कौन से देखिए इसमें शासन कौन से हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, प्रबंध की एकता, व्यक्तिगत हित केंद्रीकरण, पदाधिकारियों में संपर्क, व्यवस्था, न्याय, कर्मचारियों में स्थायित्व का होना। ठीक है। अतः प्रशासन से तात्पर्य अनुशासन है, नियम है, जन कल्याण से संबंधित कार्य की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन से होता है। इसके अलावा देखिए कौन कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं। मंत्रालय विभाग आ गया, अधीनस्थ कार्यालय आ गया, संबंध कार्यालय आ गया, सरकारी बैंक, लिमिटेड कंपनियां, सहकारी बैंकों के अलावा सरकारी नियंत्रण में भी कार्यरत स्वशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि आते हैं। इसके बाद है आपका प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता क्या होती है। भाई बिल्कुल अनुवाद की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे देश में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको बंगला आता हो उसको तमिल भी आता हो, या जिसको तमिल आता हो उसको बंगला भी आता हो। तो अगर उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर वो वहाँ पे कोर्ट में जाते हैं या वहाँ पे बैंकों में जाते हैं, तो उनको क्या होता है, ज़रूरत होती है एक दूसरे की भाषा समझने की या अपनी भाषा समझाने की। ठीक है। प्रशासनिक कार्य में अनुवाद की उपयोगिता या आवश्यकता को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आज अनुवाद क्यों जरूरी है। ठीक है। अनुवाद की उपयोगिता क्या है। शुरुआत में अनुवाद को साहित्यिक दुनिया में हीन दृष्टि से देखा जाता था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जैसे जैसे ज्ञान का क्षितिज विस्तृत होने लगा, ज्ञान का भंडार बढ़ने लगा, विश्व दृष्टि का निर्माण होने लगा, एक प्रांत एक राष्ट्र के बजाय समस्त विश्व आपस में जुड़ने लगे, वैसे वैसे विश्व के अनेक भागों, वर्गों और व्यवसायों के लोगों के भीतर आपस की संस्कृति और सामाजिक प्रवृत्ति को जानने की इच्छा बढ़ने लगी। क्योंकि हमें और भी संस्कृति, जो हमारे बाहर के देश के लोग हैं या हमारे देश के लोग हैं, हमें अलग अलग संस्कृति जानने की इच्छा होती है। भाई उनके यहाँ क्या होता है, कैसे काम होता है। तो ऐसे ही लोगों का क्या हुआ,
इच्छा उनकी बढ़ने लगी कि हमें भी उनके बारे में जानना है। अगर हम विदेश जाते हैं या अमेरिका कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके बारे में समझना होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ है, कौन से नियम हैं, तभी हम वहाँ पे जा पाएंगे। ठीक है। अनुवाद ने आज व्यावसायिक और पेशेवर संबंधों से परे नितांत मानवीय रिश्ते दोनों को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संप्रेषित करने का भागीरथ प्रयास किया। इसी तरह अनुवाद आज विश्व के विभिन्न देशों में बीच संवाद विवाद की स्थितियों का माध्यम बन गया है। अगर हमें चीनी चाहे हमें जापानी भाषा समझनी हो तो पहले या तो हमें जापानी सीखनी होगी, उसके लिए हमें 6 से 7 मंथ क्या करना होगा, उस पर लगाना होगा, या 3-4 मंथ में लगाना होगा। लेकिन अगर कोई अनुवादक है जो हमें इस बात को समझा सके तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए अनुवादक की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के डेट में। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखित हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। 1963 में बने राजभाषा अधिनियम में 1967 में संशोधन किया गया, जिसमें कार्यालयों के कामकाज में द्विभाषिक स्थिति अपनाई गई। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करके कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में उन प्रयोजनों के लिए चलते रहने की अनुमति दी गई जो संविधान लागू से पहले ही चल रही थी। प्रशासनिक अनुवाद मूलभूत अपेक्षाएं क्या होती हैं? अनुवाद के लिए जो भाषा उपयोग में लाई जाती हैं उसके संबंध में सामान्य धारणा यह होती है कि बिल्कुल सही अभिप्राय को व्यक्त कर दें, बात को सीधे ढंग से अभिव्यक्त किया जाए और वह सर्वसाधारण के लिए सुग्राह हो। यानी कि जो भी बात हो, आप किसी को कहना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें जो वो समझ सके। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सर्वसाधारण होना चाहिए, सुग्राह होना चाहिए, ताकि जिसको ये बात समझनी है आपकी वो इंसान समझ पा रहा है या नहीं। और देखिए वाक्य विन्यास क्या होता है? प्रशासनिक भाषा में सरकार अपने आप में एक व्यक्ति नहीं बने, एक सामूहिक संस्था है। अतः सरकार का कार्य प्रत्यक्ष रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से चलता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही कार्य करती है। आपके अनुमोदन में प्रत्याशा क्या है? इन एंटिसिपेशन ऑफ योर अप्रूवल। ठीक है, दोनों वाक्यों को इसमें है यस्यावश्यक कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही जो आवश्यक समझी। सो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि वाक्य विन्यास का क्या अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा मूल क्या है। मूल में देखिए श्री मनमोहन यूडीसी हु हैज़ डायरेक्टेड टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेशन, तो श्री मोहनलाल प्रबल श्रेणी लिपिक को। तो ये वाक्य विन्यास है जो इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी इन्होंने ट्रांसलेट कर रखा है, इसको कहते हैं वाक्य विन्यास। ठीक है, उसके बाद आपका सरल भाषा का प्रयोग। आपको देखना होगा कि आपके जो रीडर हैं वो कौन है, यानी कि जो बुक पढ़ते हैं, आपकी बुक लेके जाते हैं तो वो कौन है, वो कौन सी भाषा सही समझ पाते हैं। सरल भाषा में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है, उनको सरल भाषा में ही समझाना है, उनकी भाषा में समझाना है, ताकि वो समझ सके कि हम क्या पढ़ना है और क्या काम करना है। ठीक है, विविध रूढ़िबद्ध रूपों का निर्वाह। कार्यालय द्वारा भेजी जाने वाले पत्रों, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापनों, मसौदों, अनुस्मारकों आदि की अपनी अपनी रूढ़ अभिव्यक्तियाँ तथा रूप रचना होती है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवादों को इन रूढ़ अभिव्यक्तियों का निर्वाह करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अनुवाद की भावभंगिमा खराब हो जाती है। जैसे फॉलोइंग विच का मतलब होता है रूढ़िबद्ध अनुवाद। ऐसा न करने पर यदि कोई अनुवादक इसका अनुवाद असफल कर रहने पर करता है तो गलत है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण के आई बैग टू सबमिट, निवेदन है कि इन कंसल्टेशन विथ से परामर्श करके आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, सो जब अंग्रेजी से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। इंग्लिश में उसका अर्थ अलग हो जाता है, हिंदी में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना होगा कि जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। उसके बाद आपका सही पर्याय प्रयोग की आवश्यकता। सही पर्याय यानी कि जो तात्पर्य है उसका आपको सही रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनरी और कमांड, ये पांचों शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में एक से लगते हैं, लेकिन जब इनकी प्रशासनिक अनुवाद किया जाता है तो ये पांचों शब्द विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे इनका अनुवाद क्रमशः है आदेश, निर्देश, अनुदेश, अध्यादेश और समादेश किया जाना। यानी कि इसमें इन पांचों का जो अर्थ है वो अलग अलग है, लेकिन देखिए हम पढ़ेंगे तो ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनरी और कमांड, तो ये पांचों एक साधारण शब्द लगते हैं इसमें बोलने में। ठीक है, उसके बाद आपका डिसमिसल और रिमूवल, दोनों का अर्थ नौकरी से हटाना है, लेकिन डिसमिसल की सज़ा अधिक है। इसमें निकाले गए कर्मचारी को पुनः सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए डिसमिसल के लिए बर्खास्तगी शब्द प्रयोग किया जाता है। और रिमूवल के लिए किसका यूज होता है, निष्कासन का। यानी कि अगर वो जो अपराधी है उसको हो सकता है कि वो दोबारा वापस आ जाए फ्यूचर में जॉब पे, लेकिन डिसमिसल का मतलब वहाँ जड़ से ही वहाँ को मतलब दोबारा जॉब पे ना उनको लेना।
उसके बाद है आपका परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। अब परिभाषिक शब्दावली कौन कौन सी होती है देखिए, परिभाषिक शब्दावली में आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के बाद सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अंग्रेजों के रूढ़ तथा लगातार प्रयोग में आने वाले शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का चयन करना या उसकी आवश्यकता महसूस की गई। इसकी पूर्ति के लिए नए प्रशासनिक और परिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ। इसके लिए नवशब्द निर्माण, अंगीकरण, अनुकूल और अनुवाद को माध्यम बनाया गया। इसके साथ ही क्रम में शब्दावली निर्माण के अंतर्गत प्रचलन में आ रहे प्राचीन शब्दों को भी अंग्रेजी शब्द के पर्याय रूप में निश्चित अर्थ देने अथवा संकल्पना की व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया। उपसर्ग लगाकर जैसे अभिकर्ता, उपसचिव, अधिकरण, परिपत्र, अभिलेख और शब्द बने। प्रत्यय लगाकर कौन कौन से शब्दों ने हैं, विधिक, सविचालय, प्रशासनिक, निदेशालय, निरीक्षणालय, संसदीय जैसे शब्दों का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या किसका यूज हुआ है, प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करके इन्होंने शब्द बनाए। इसी प्रकार के अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से शब्द हैं, बस, मोटर, मशीन, परमिट, लाइसेंस, फॉर्म, स्कूल जैसे शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाने लगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग क्या हुआ, उसका अनुवाद करके हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग डायरेक्ट जैसे होने लगा, जैसे हैं बस, मोटर, मशीन, परमिट, लाइसेंस, फॉर्म आदि। तो ये सारे के सारे क्या है, इसका वर्ड इसको चेंज नहीं किया गया, इसका जैसा जो भी इसका शब्द था जो इंग्लिश में बोला जाता था वो भी हिंदी में ही बोला जाने लगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस चैप्टर में अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उसकी वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।